हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धूर एजुकेशन चैनल। और अब तक हम स्टैटिक जीके की 3 क्लास पूरी करा चुके हैं, जिनमें फर्स्ट क्लास में हमने इम्पोर्टेंट वेद से संबंधित डिस्कशन किया था। और दूसरी क्लास में जितने भी यहाँ विदेशी यात्री आए थे और उनसे रिलेटेड जो भी उनके विवरण हैं और उनके विवरण से हमें प्राचीन भारत के बारे में जो जानकारी मिलती है उस सब के बारे में हमने बात करी थी। और तीसरी क्लास में इम्पोर्टेंट इंस्क्रिप्शंस, जितने भी इम्पोर्टेंट अभिलेख थे और उनसे संबंधित जो शासक रहे हैं और उन अभिलेख के अंदर क्या कहा गया है उससे संबंधित हमने सारे पॉइंट डिस्कशन किए थे। और आज हमारी 4th नंबर की क्लास है और इस क्लास में हम प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे उन सब का डिस्कशन करेंगे। एंड आई होप इनसे बाहर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपको एग्ज़ाम में आने वाले सारे पॉइंट सारे एग्ज़ाम में आने वाले सारे पॉइंट डिस्कशन करूँ आपके साथ। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल होता क्या है। हमारी जो इतिहास है उसको 3 काल में बांटा गया है। एक तो प्रागैतिहासिक काल है, एक आद्य ऐतिहासिक काल है और एक है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंदर आती हैं हमारी प्रागैतिहासिक काल उस काल को बोला जाता है जिसमें मतलब जो लिपि है उसको ना तो कहीं लिखा गया है और ना ही उसको कहीं पढ़ा गया है। उस टाइम का जो मानव था उसने लिपि को ना तो कहीं लिखा है ना ही उसकी लिपि को कहीं पढ़ा गया है, तो इसलिए इसको प्रागैतिहासिक काल कहा गया है। और रही आद्य ऐतिहासिक काल की बात, तो आद्य ऐतिहासिक काल जो है ये प्रागैतिहासिक काल था। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि को लिखा तो गया है लेकिन उसकी लिपि को ना पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक काल में लिपि को पढ़ा भी गया है और लिखा भी गया है। तो ये तीनों में डिफरेंस था। अब सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रागैतिहासिक काल है क्या? प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होती है। पुरातात्विक स्रोत वही हैं जैसे मुद्राएं मिली हैं, कहीं से पत्र मिले हैं, कहीं अभिलेख मिले हैं लिखे हुए, या कुछ ज़मीन के नीचे से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिस पे कुछ आकृति बनी हुई हैं, तो उन सब की चीज़ वही सब पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं और उनसे हमें सब के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। इस समय के इतिहास की जानकारी लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में कहीं भी लिखित जानकारी नहीं है, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहा गया है। और इस काल को हम प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्रस्तर युग मतलब पत्थरों का युग। इसमें जितने भी इम्प्लीमेंट होते थे औजार, जितने भी औजार वे बनाते थे सब पत्थरों के बनाते थे। पत्थरों का आग का जो आविष्कार हुआ था वो भी पत्थरों से ही हुआ था, तो इसलिए इसको प्रस्तर युग भी कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इतिहास से पूर्व का युग। इसे इतिहास से पूर्व का युग माना जाता है, क्योंकि रियलिटी में इतिहास तो कब से शुरू हुआ था? 6वीं शताब्दी से, जब हमारे यहाँ भारत में महाजनपदों का उदय शुरू हो गया था, तब से हम रियलिटी इतिहास मानते हैं। उससे पहले का तो जो काल है ना वो हमारा प्रागैतिहासिक काल में आता है और आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये इमेज है होमो सैपियंस सैपियंस की। ये होमो सैपियंस सैपियंस कौन है? ये आज का जो आधुनिक मानव है ना, ये उसका एंसेक्टर है, हमारा ये पूर्वज है। और होमो सैपियंस सैपियंस कौन है? ये वाला मानव जो बिल्कुल सीधा चल रहा है। सबसे पहले मानव था ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे ये कहाँ पाए गए थे? अफ्रीका में पाए गए थे। और अफ्रीका को द क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड भी बोलते हैं। अफ्रीका को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होमलैंड भी बोलते हैं मानव का, क्योंकि यहाँ मानव का सबसे पहले उदय हुआ था। और इसको ही एक क्वेश्चन आता है, क्रेडल ऑफ होमलैंड किस? ह्यूमन काइंड, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, मानवता का क्रेडल, पालना किसको कहते हैं? वो कहते हैं अफ्रीका को। ध्यान रखना, मानवता का पालना किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है अफ्रीका को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है हमारा एक होमो हैबिलिस था। सबसे पहले आया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर आया होमो हैबिलिस, फिर आया होमो इरेक्टस। और होमो इरेक्टस जो था ये पहला मानव था जो बाइपेड ह्यूमन था, मतलब पैरों पे सीधा चलने वाला था ये।
मतलब ये पैरों से चलता था। पहला मानव जो था वो हाथों से भी चलता था, लेकिन ये अपने पैरों से सीधा चलना शुरू कर दिया था इसने। और इसके बाद आया था होमो निएंडरथैलस। और ये होमो निएंडरथैलिस जर्मनी में एक वैली थी निएंडर नाम की, वहाँ इसके साक्ष्य मिले हैं और इसलिए इसका नाम होमो निएंडरथल मानव रखा गया है। और नेक्स्ट था हमारा सबसे लास्ट में होमो सैपियंस, और यही आज के मानव का क्या है, एंसेस्टर है। और इसका दूसरा नाम क्या है, क्रो मैग्नन नाम भी है इसका, ठीक है, क्रो मैग्नन ये इसका दूसरा नाम है। चलिए अब एक क्वेश्चन और है इसमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस में, ये है कि इसमें एक चाइल्ड स्कल मिला था अफ्रीका से, उसको लूसी नाम दिया था। ये एक फीमेल स्केल्टन था ये, और लूसी नाम दिया था। और इसको क्या कहा गया है, लूसी को ही फिर बाद में ये बताया गया कि यही मदर ऑफ मैन है। लूसी मतलब एक बच्ची का वो मिला था स्कल फीमेल का, और उसका नाम क्या दे दिया था, लूसी। और लूसी को फिर क्या कहा गया कि ये मदर ऑफ मैन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा इनका पहला है हमारा प्रागैतिहासिक काल में भी ये काल है हमारे, पुरापाषाण काल है, पैलियोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल है, मेसोलिथिक एज, फिर है नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज। अब पुरापाषाण काल जो है इसको पैलियोलिथिक एज बोलते हैं इंग्लिश में, और ये तो इसका वर्ल्ड के अंदर का ये दिया है टाइम पीरियड इसके अंदर, लेकिन इंडिया में क्या टाइम पीरियड रहा है इंडिया का मैं बता देती हूँ आपको। तो पुरापाषाण काल रहा है हमारा, ये रहा था हमारा 35,000 BC से, और कब तक रहा था ये, 10,000 BC तक, ठीक है। ये रहा था 10,000 BC तक। किसका टाइम पीरियड है ये है हमारा पुरापाषाण काल का। अब है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल कब तक रहा है हमारा, ये फिर 10,000 BC से, और ये कब तक रहा है 5,000 BC तक, 5,000 BC तक। अलग अलग टाइम पीरियड भी मिल जाता है कुछ बुक में, थोड़ा सा डिफरेंट भी मिल जाता है इससे। नवपाषाण काल जो था हमारा फिर ये रहा था 5,000 BC से, और ये रही थी 2,500 BC तक, इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। ध्यान रखेंगे ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वर्ल्ड का लिखा हुआ है, ओके। ये मैंने यहाँ लिख दिया है इंडिया का। तो पुरापाषाण काल में मानव कैसा था, आखेटक था और खाद्य संग्राहक था। आखेटक का मतलब होता है हंटर, शिकार करने वाला था, और फूड गैदरर था, मतलब फूड ढूंढ के इकट्ठा करता था, फूड प्रोड्यूसर नहीं था वो। क्या था ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आप कि क्या था ये, एक आखेटक था और एक खाद्य संग्राहक था, मतलब हंटर था और फूड गैदरर था। मध्यपाषाण काल का मानव कैसा था, ये भी हंटर था, आखेटक था और पशुपालक था, ये पशुओं को पालता था। नवपाषाण काल में मानव कैसा था, खाद्य उत्पादक था, फूड प्रोड्यूसर था, मतलब अब वो थोड़ा बहुत कृषि कर लेता था, और कैसा था, स्थिर समुदाय में रहने वाला था। समुदाय बना के रहना शुरू कर दिया था, आसपास ही कुछ झोपड़ी बना लेते थे अपने, उसमें रहना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो ये नवपाषाण काल तीनों की ये हो गई, टाइम पीरियड हो गया और कैसा था मानव ये बता दिया है। चलिए नेक्स्ट है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पुरापाषाण काल के भी 3 उपभाग हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। अब यहाँ बता रहे हैं कि पुरापाषाण काल को भी 3 उपभाग हैं। एक तो निम्न पुरापाषाण काल है। निम्न पुरापाषाण काल का टाइम यहाँ माना गया है 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। ये वर्ल्ड का टाइम माना गया है, इंडिया का टाइम मैंने आपको पहले नोट करा दिया है। अब निम्न पुरापाषाण काल में क्या हुआ था, इस समय तक मानव आग का आविष्कार कर चुका था। ये ध्यान रखेंगे आप कि आग का आविष्कार मानव ने कब कर लिया था, पुरापाषाण काल में ही कर लिया था। पुरापाषाण काल में भी निम्न पुरापाषाण काल में कैसे कर लिया था, वही था अपने पत्थरों को रगड़ रहा था बैठा हुआ, क्योंकि पत्थर ही थे उस टाइम, प्रस्तर युग था ही वो। तो पत्थरों को रगड़ते टाइम उसके पत्थरों को रगड़ने से एकदम चिंगारी निकली, और उससे उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि हाँ इससे तो हम आग भी जला सकते हैं। तो इस तरह से आग का आविष्कार हुआ। मानव समूह बनाकर शिकार कर भोजन का संग्रह करता था। यहाँ मानव समूह में आ गया था, 2-4 जने इकट्ठे होते थे और शिकार करके लाते थे। फिर क्या स्थल रहे हैं निम्न पुरापाषाण काल के, कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिले हैं,
कश्मीर से मिले हैं राजस्थान के थार से, उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर में स्थित बेलन घाटी से। बेलन घाटी का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है। कहाँ स्थित है ये? यूपी के अंदर, और पुरापाषाण काल स्थल में आती है बेलन घाटी। भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं, यहाँ के साक्ष्य। नर्मदा घाटी एमपी, सोहन नदी घाटी से मिले हैं साक्ष्य, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिले हैं। ठीक है। औजार क्या थे? औजार थे क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए। किसके बने हुए थे? निम्न पुरापाषाण काल में किसके बने हुए थे औजार? क्वार्टजाइट पत्थर के। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए थे। क्या औजार थे? कुल्हाड़ी थी, हस्त कुल्हाड़ी थी, हाँ, और हैंड एक्स हस्त कुठार था, खंडक बोलते थे, गंडासे को, चॉपर। ये सारी इनकी इमेज हैं, देख लेंगे। इस तरह से पत्थरों के बने हुए हथियार हैं, और ये पैलियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल हमारा, इस काल को फलक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? फलक संस्कृति कहते हैं। आग का प्रयोग व्यापक रूप से इस काल में शुरू हो गया था। इन्वेंशन तो वहाँ कर ली थी निम्न पुरापाषाण काल में, लेकिन प्रयोग शुरू हो गया था व्यापक रूप से मध्य पुरापाषाण काल में। इस काल में पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण होने लगा था। पत्थर के जो गोले होते हैं ना, बड़े बड़े गोल गोल पत्थर, उनसे वस्तुओं का निर्माण शुरू कर दिया था इन्होंने। किसने? मध्य पुरापाषाण काल में। क्या स्थल रहे हैं इसके? मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी, राजस्थान का डीडवाना, महाराष्ट्र का नेवासा। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, महाराष्ट्र का नेवासा। ये ध्यान रखेंगे कौन से काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल से। उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, पश्चिम बंगाल का बाकुंडा और पुरुलिया, यहाँ से मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। क्या औजार रहे थे इनके? पत्थर की पपड़ियों के बने फलक, छेदनी, खुरचनी इस काल के प्रमुख हथियार थे। ठीक है, ये सब जो बने हुए हैं ये बना रखे हैं पत्थरों के औजार। हथियारों में क्वार्टजाइट के साथ अब जैस्पर और चर्ट भी यूज हो गया था। क्या क्या? जैस्पर, चर्ट का और जैस्पर का। पहले तो निम्न में तो क्वार्टजाइट था खाली, इसमें जैस्पर और क्वार्टजाइट तीनों का यूज हो रहा था। ठीक है, पत्थरों के औजार बनाए जा रहे थे और इन सबको मिला के बनाए जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल जो था, इस काल में होमोसैपियंस आधुनिक मानव का उदय हो गया। तो मैंने इमेज दिखाई थी जो सबसे लास्ट में था, होमोसैपियंस सैपियंस, वो मानव आ गया था उच्च पुरापाषाण काल में। और यहाँ रॉक शेल्टर में रहने लगा था। ये मतलब गुफाएं, ऐसी गुफाएं थी। ये देखो पत्थरों की बनी हुई गुफा है, इसके अंदर मानव ने रहना शुरू कर दिया था। मानव चित्रकारी और नक्काशी करना जान चुका था। ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा एग्जाम में कि किस काल में मानव ने चित्रकारी और नक्काशी करनी शुरू कर दी थी। तो ध्यान रखेंगे किस काल में? उच्च पुरापाषाण काल में। इस काल की चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? एमपी के भीमबेटका की गुफाओं से। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ से पुरापाषाण काल में कहाँ से चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्या जवाब आएगा? भीमबेटका की गुफाओं से। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? एमपी के अंदर। प्रमुख स्थल क्या रहे हैं उस पुरापाषाण काल के? ये भी बेलन घाटी है, क्योंकि पुरापाषाण काल ही है तो लगभग वहीं रही है। महाराष्ट्र स्थित बीजापुर हो गया, इनाम गाँव हो गया, केरल में चित्तूर हो गया, झारखंड स्थित छोटा नागपुर का पठार हो गया, यहाँ पे इनके पुरापाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख औजार रहे हैं इसके, फलक है, तक्षणी है, शल्क हैं, ये यहाँ के प्रमुख औजार रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे। अब ये हमारा पुरापाषाण काल पूरा हो गया था, जिसमें निम्न, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल आ गया। ठीक है, अब आ गया हमारा मध्य पुरापाषाण काल। वो हमारा पुरापाषाण था, ये मध्य पुरापाषाण है। मध्य पुरापाषाण का टाइम पीरियड बता दिया था मैंने, 10,000 से 7,000 ईसा पूर्व तक ही हम बताया गया है, लेकिन वैसे 5,000 तक भी मानते हैं, 5,000 BC तक। इस काल के मानव मछली पकड़कर, शिकार करके और खाद्य सामग्री एकत्रित करके अपना जीवन यापन करते थे। मछली भी पकड़ते थे, शिकार करके लाते थे और खाद्य सामग्री क्या करते थे? एकत्रित करते थे। फूड गैदरर थे ये। मानव द्वारा पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य इसी काल के मानव को प्राप्त हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पशुपालन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? पुरापाषाण काल में तो नहीं मिला, पशुपालक तो नहीं थे वे, लेकिन मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पशुपालन का साक्ष्य कौन से काल से प्राप्त हुआ है, किसने शुरू करा सबसे पहले? तो ये शुरू करा है मध्य पाषाण काल में। मानव द्वारा पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? राजस्थान के बागोड़ से
और एमपी के आदमगढ़ से। ये क्वेश्चन पीसीएस तक में पूछा हुआ है कि जो पशुपालन का पहला साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका क्वेश्चन होगा एमपी के आदमगढ़ से, आदमगढ़। ठीक है, और आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में है। इस काल के मानव एक ही स्थान पर स्थायी निवास करते थे। ये देखो, एक पॉइंट ये है इम्पोर्टेंट इसके अंदर कि मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कहाँ से आ गई थी? मध्य पाषाण काल में स्थायी निवास करना शुरू कर दिया था, मतलब समूह में रहना शुरू कर दिया था और एक स्थान पर रहता था, स्थायी निवास। इसका प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश और महदहा से स्तंभगढ़ के रूप में मिलता है। ठीक है, स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिला है? एक तो सराय नाहर राय से और मैदहा से। मैदहा, यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है? स्थायी निवास की प्रवृत्ति का। इस काल के मानव द्वारा एक दूसरे पर आक्रमण और युद्ध के प्रारंभिक साक्ष्य भी मिले हैं। युद्ध भी करते थे ये, एक दूसरे पर आक्रमण भी कर लेते थे। और सराय नाहर राय से प्राप्त हुए, भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सराय नाहर राय से, सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर रही हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक इसके कहाँ से मिले हैं आक्रमण और युद्ध की प्रारंभिक साक्ष्य? सराय नाहर राय से। इससे बाहर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने की नीड भी नहीं होगी फिर तुम्हें। इतिहासकारों का मत है कि मार्त देवी की उपासना और शवाधान की पद्धति इसी काल में प्रारंभ हुई। एक क्वेश्चन देखो ये रहा, मार्त देवी की उपासना और शवाधान की पद्धति कौन से काल में शुरू हुई थी? ध्यान रखेंगे, मध्य पाषाण काल के अंदर मार्त देवी की पूजा करते थे ये, और शवों को गाड़ना या दफनाने की जो पद्धति शुरू हुई थी वो भी मध्य पाषाण काल से शुरू हुई थी। उससे पहले तो लोग क्या करते थे, मृतक जो इंसान था उसको ओपन में छोड़ देते थे, ऐसे फेंक देते थे, और बाद में जो पक्षी थे वो खा लेते थे, या जंगली जानवर उसको। इन्होंने क्या करा, इन्होंने शव को दफनाने की पद्धति शुरू करी। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है पॉइंट भी। चलिए, अब आया इसके क्या स्थल हैं, ये कहाँ है? एक तो बिहार का जो पायसरा है, मुंगेर, यहाँ से मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के बागोड़ से मिले हैं, गुजरात के लंघनाज, यूपी के सरायनाहर। सरायनाहर इम्पोर्टेंट है, कई बार पीछे भी अभी इसमें पॉइंट आ गया है ना, पीछे क्या पॉइंट आया? सरायनाहर से क्या मिला है? हमारे स्थायी निवास की प्रवृत्ति के साक्ष्य मिले हैं, युद्ध और आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए सरायनाहर जो है इम्पोर्टेंट है। और मध्य प्रदेश स्थित आदमगढ़, आदमगढ़ से पता है, अभी पता चला है क्या मिला है यहाँ से? पशुपालन, पशुपालन के बारे में पता चला है आदमगढ़ से। ठीक है, और भीमबेटका से चित्रकारी के बारे में पता चला, चित्रकारी करते थे ये, है नी, चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं भीमबेटका से। और बोधोर, तो ये इसके प्रमुख स्थल हैं। अब इसके औजार क्या क्या थे? सर्वप्रथम तीर कमान का आविष्कार इसी काल में शुरू हुआ था। ठीक है, तीर कमान का आविष्कार कहाँ, कब शुरू हुआ था? मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था तीर कमान। ठीक है, इस काल के हथियार भी पत्थर और हड्डियों के बने होते थे, लेकिन ये पूरा पाषाण काल की तुलना में छोटे थे। पहले तो पत्थर के बनाए थे, अब पत्थरों के साथ हड्डियों के शुरू कर दिए थे इन्होंने, और ये छोटे थे। वे बड़े बड़े पत्थर होते थे, ये देखो छोटे छोटे भी हैं इनके अंदर, तो इसलिए इनको क्या कहा? माइक्रोलिथ कहा गया। तो अब ध्यान रखेंगे माइक्रोलिथ क्यों कहा गया था, क्योंकि ये आकार में छोटे थे। इन्हें लघु पाषाण कहा जाता है। हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे होते थे, या तो हड्डियों के बना दिए जाते थे या लकड़ियों के। हंसी एवं आरी आदि हथियार मिलते हैं। नुकीले क्रोड़, त्रिकोण, ब्लेड, नवचंद्राकार आदि आकार के इनके हथियार थे। ओके, चलिए नेक्स्ट, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल हमारा जो था वो 5000 से माना गया था, 5000 BC से और 2500 BC तक। ठीक है, जो मैं यहाँ नोट करा रही हूँ इस टाइम पीरियड का ध्यान रखना है। ओके, ये ज़्यादा प्रमाणिक है, 5000 BC से 2500 BC तक, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। कृषि कार्य का प्रारंभ पशुपालन, पत्थरों को घिसकर औजार बनाना, हथियार बनाना आदि इस काल की विशेषता थी। नवकाल की कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से शुरू हो गया था? नवपाषाण काल। इसमें ध्यान रखेंगे कि यहाँ से कृषि शुरू हो गई थी।
पत्थर की कुल्हाड़ियों का प्रयोग किया जाता था। कुल्हाड़ी बनानी शुरू हो गई थी। कुल्हाड़ी जो था, कुल्हाड़ी मानव के द्वारा बनाया गया पहला औजार भी था, ये ध्यान रखेंगे। फर्स्ट इम्प्लीमेंट था ये, पहला औजार था, फर्स्ट औजार मानव के द्वारा बनाया गया कुल्हाड़ी। इस काल में मिट्टी के बने बर्तनों का प्रयोग और उनमें विविधता मिली है। मिट्टी के बर्तन बनाते थे लोग, और कैसी मिट्टी के बनाते थे? लाल मिट्टी का यूज करते थे इसके अंदर। ठीक है, लाल मिट्टी का बर्तनों को बनाने के लिए यूज किया जाता था। ग्राम समुदाय का प्रारंभ, स्थिर ग्राम में जीवन का विकास इसी काल में हुआ था। गांवों का विकास शुरू हो गया था। किस में हुआ था? ये नवपाषाण काल में। पहले लोग समुदाय में रहना शुरू करे थे मध्यपाषाण काल में, और नवपाषाण काल में तो गांवों का ही विकास शुरू हो गया था। अर्थात मानव घर बनाकर एक ही स्थान पर रहता था। इस काल के मानव गोलाकार और आयताकार घरों में रहा करते थे, जिसे मिट्टी और सरकंडों से सजाया जाता था। झोंपड़ी की तरह होते थे ना, ऐसे करके ये, और ऊपर से गोलाकार होते थे ये। इस टाइप के घर बनाते थे अपना, मिट्टी से और सरकंडों से बना लेते थे। जैसे देखा होगा प्राचीन का, अब से तुम्हारे दादा बाबा जब थे तो वे छप्पर भी डालते थे, है ना, उस टाइप से ये भी बनाते थे उनसे। चलिए अब इससे रिलेटेड और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे ये है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। और मेहरगढ़ कहाँ है? ये बलूचिस्तान के अंदर है। मेहरगढ़ से जौ और गेहूँ, खजूर, कपास की फसलों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गेहूँ और जौ जो है इसके अंदर मेन है, सबसे मेन क्या है? गेहूँ और जौ है। लेकिन ध्यान रखेंगे, खजूर और कपास की फसलों के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से ही मिले हैं। यहाँ के लोग मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने आयताकार घरों में रहा करते थे। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ था। सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग करा था उसने? जौ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। उत्तर प्रदेश की कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और इलाहाबाद में है। ये से 6000 ईसा पूर्व चावल उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के हिसाब से, कि ये ध्यान रखेंगे कि कोल्डी हवा से किसके साक्ष्य मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। कोल्डी हवा है कहाँ? इलाहाबाद में है, यूपी के अंदर। बुर्ज होम से क्या मिला है? बुर्ज होम से गर्तावास मतलब गड्ढे मिले हैं, गड्ढे रूपी घर। हड्डी के औजार ये भी मिले हैं। ठीक है, ये हड्डी के औजार कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। ये गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम से मिले हैं। और बुर्ज होम कहाँ है? कश्मीर के अंदर है। साथ ही कब्रों में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया गया है। इसके साक्ष्य भी बुर्ज होम से ही प्राप्त हुए हैं हमें, कि जो मालिक थे ना, मालिकों के साथ उनके जो पालतू कुत्ते थे उन्हें भी दफनाया जाता था। सर्वप्रथम इसी काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया। किस काल में? नवपाषाण काल में। और ये कुत्ता ही इंसान का पहला पालतू पशु था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है एक। बिहार के चिरांद से हड्डी के बने औजार और मुख्य रूप से हिरण के सींगों से बने उपकरण मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बिहार के चिरांद से हड्डी के बने औजार मिले हैं, और हिरण के सींग से बने हुए उपकरण। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल से मिलती है, नवपाषाण काल से। बर्तनों में पोलिसदार, काला मृदभांड, धूसर मृदभांड और चटाई की छाप वाले मृदभांड प्रमुख हैं। कर्नाटक के पिकली हल से राख के ढेर मिले हैं तथा निवास स्थान मिले हैं। यहाँ के निवासी पशु पाला करते थे। पिकली हल से ध्यान रखेंगे। राख के ढेर कहाँ से मिले हैं? पिकली हल से मिले हैं, और पिकली हल कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। अब इसके क्या स्थल हैं इम्पोर्टेंट? इसके स्थल हैं सरुतरु है, मारकंडोला है असम का, आंध्र प्रदेश का उतनूर है, चिरांद है बिहार का, सेनुआर है ना, बुर्ज होम से बता दिया है, गर्तावास मिले है, गुफकराल है कश्मीर का, और कोल्डी हवा बुर्ज होम, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, अब तो मैंने ये तो तुम्हें डिटेल में पढ़ा दिया है पीछे, लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कुछ मैंने पॉइंट डाल दिए हैं, ये वहाँ मैंने डिटेल में बता दिया ताकि आसानी से आपके ध्यान रहे। चलिए पहला है हमारा पुरापाषाण
युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? क्या था इनकी जीविका का मुख्य आधार? ये था शिकार। ये करते थे, क्या थे ये? हंटर थी, है ना, आंखें टक थी। शिकार करके लाते थे, उसे ही खाते थे कच्चे। आग का भी इतना ज्ञान नहीं था इन्हें, अभी धीरे धीरे आग का ज्ञान हुआ इन्हें। फिर है दूसरा पॉइंट, आग का आविष्कार हुआ था, बताया था पॉइंट, पुरापाषाण काल में। किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। निम्न पुरापाषाण काल में आविष्कार कर लिया था, मध्य पुरापाषाण काल में बृहत स्तर पे प्रयोग शुरू कर दिया था। पहिए का आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में, क्योंकि यहाँ कृषि प्रारंभ हो गई थी। अब कृषि प्रारंभ हो गई थी तो उसके लिए कोई किसी गाड़ी वाड़ी का इंतजाम तो करना पड़ता है ना, तो यहीं पे इन्होंने फिर पहिए का आविष्कार शुरू कर दिया था। नेक्स्ट है, मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति कहाँ से शुरू होगी थी? ये हुई थी नवपाषाण काल से। स्थायी निवास की प्रवृत्ति कहाँ शुरू होगी थी? नवपाषाण काल में। लोग ग्रामीण समुदाय में रहना शुरू कर दिया था इन्होंने, ना, ग्रामीण समुदाय में रह रहे थे और एक ही जगह घर बना के रह रहे थे। अब ये नहीं था कि कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, घुमक्कड़ वाला जीवन खत्म हो गया था। मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु कौन था? ये था कुत्ता। मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा। ये भी इम्पोर्टेंट है, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु को प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट है हमारा, मानव के द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। मानव ने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया था? कुल्हाड़ी को बनाया था। कृषि का आविष्कार कब हुआ था? ये नवपाषाण काल में ही हुआ था, कृषि का हो गया था। और एक था पहिए का, पीछे बताया था अभी मैंने, कृषि का और पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? ये गेहूँ थी और जौ थी। सबसे पहले यही फसल अपनाई गई थी। कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये मिला है मेहरगढ़ से, और मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान में। कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है कोल्डी हवा से। कोल्डी हवा कहाँ है? यूपी के अंदर। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से मिली है पुरापाषाण कलाकृति की खोज? कहाँ से हुई है? पल्लावरम से, पल्लावरम से हुई है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? ये की थी रॉबर्ट ब्रुसेल्स फुट ने। पुरापाषाण कालीन औजार जो थे वे सबसे पहले किसने खोजे थे? रॉबर्ट ब्रुसेल्स फुट ने। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया है। और ये भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा गया है। भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभिकपि कौन सा था? असम का था ये श्वेतभ्रू गिब्बन। ये भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाभिकपि है। ठीक है, एक है हमारा, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? ये मिला था नर्मदा घाटी से, नर्मदा घाटी एमपी से। किसका प्रमाण मिला था? मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण मिला था नर्मदा घाटी से। और नर्मदा घाटी से भी ये मिला था हथनोरा से। प्लेस का ये नाम भी ध्यान रखेंगे, नर्मदा घाटी तो मोस्टली ध्यान रखते हैं, लेकिन प्लेस का नाम भूल जाते हैं, तो प्लेस का नाम ध्यान रखेंगे। प्लेस का नाम है हथनोरा। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया था? रिजले ने। जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किस आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर। किसने किया था? रिजले ने किया था। ठीक है, तो ये तो थे हमारे प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ तक स्लाइड में। और अब इससे आगे मैं आपको करा रही हूँ सिंधु सभ्यता से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सिंधु सभ्यता जो है वो हमारी आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। ये तो अब तक हम पढ़ रहे थे प्रागैतिहासिक काल, और अब हम क्या पढ़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल क्या था? इसमें मतलब लिपि के लिखने के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है ना। लिखने के साक्ष्य तो मिले हैं इसके अंदर, लेकिन पढ़ने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इसलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा गया। इसके अंदर हमारी सिंधु सभ्यता है, और एक है हमारी इसके अंदर वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता भी इसके अंदर ही आती है। किसके? आद्य ऐतिहासिक के अंदर।
तो इससे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं वो देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी हमारी दयाराम साहनी ने। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने। कब करी थी ये? 1921 में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? सिंधु सभ्यता, हाँ, ये दयाराम साहनी ने करी थी इसकी खोज। सिंधु सभ्यता में दो नगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक हड़प्पा था और एक मोहनजोदड़ो था, है ना। और हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने 1921 में। सॉरी, ये 1921 जो है ये हड़प्पा नगर का सन है, ये सिंधु सभ्यता का नहीं है। ओके। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के निवासी कहाँ कौन थे? एक द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। कौन थे? द्रविड़ थे। कहाँ से आए थे? द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाला, एक मिनट रुको, यहाँ से साफ कर देती हूँ। तो सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरा स्थल कौन कौन से थे? तो ये था हमारा, देखो भाई, इन्होंने कहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरा स्थल वहाँ सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाले, तो ये कौन कौन से थे ये देखना है। तो सबसे पहले थे पश्चिमी पुरा स्थल था, और पश्चिमी पुरा स्थल में क्या था? सुतकांगेडोर था। और सुतकांगेडोर कहाँ था? ये था दाश्क नदी के किनारे पे। ठीक है, ये हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ठीक है, तो पहला है पश्चिमी पुरा स्थल, दाश्क नदी के किनारे पे था, सुतकांगेडोर था बलूचिस्तान में। तो यहाँ हम ध्यान रखेंगे, ये था सुतकांगेडोर। पश्चिमी पुरा स्थल कहाँ था? ये बलूचिस्तान में था। और कौन सी नदी पे था ये? दाश्क नदी, ये दाश्क नदी थी। ठीक है, और फिर पूर्वी पुरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। पूर्वी पुरा स्थल कहाँ मिला है? आलमगीरपुर। ठीक है, यह है आलमगीरपुर। यहाँ में क्लियर नहीं है लेकिन यहाँ क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? आलमगीरपुर था। और आलमगीरपुर इस समय कहाँ है? मेरठ के अंदर है। और कौन सी नदी पे है ये? हिंडन नदी पे है। उत्तरी पुरा स्थल चिनाब नदी के किनारे मांदा। मांदा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ये उत्तरी पुरा स्थल है जहाँ से सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है, और ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। कौन सी नदी पे है? ये ध्यान रखेंगे, चिनाब नदी पे है। कौन सी नदी पे? चिनाब नदी पे। ऐसी दक्षिणी पुरा स्थल जो है ये गोदावरी नदी है। और कौन सा स्थल है? दैमाबाद। दैमाबाद से मिला है इसका साक्ष्य। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के बारे में पश्चिमी स्थल जो था सुतकांगेडोर है, और सुतकांगेडोर है बलूचिस्तान के अंदर, दाश्क नदी के किनारे पे है ना। तो यहाँ से हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी मिली है। पूर्वी पुरा स्थल था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे पे है, और अब फिलहाल ये मेरठ में है। तो पूर्वी स्थल से यहाँ से जानकारी मिली है। उत्तरी स्थल था इसका मांदा। मांदा कहाँ था? जम्मू कश्मीर के अंदर था, और ये चिनाब नदी पे था। ठीक है, और यहाँ से हमें सिंधु सभ्यता के बारे में पता चला है। दक्षिणी पुरा स्थल में आता है दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ था? महाराष्ट्र के अंदर है ये अभी फ़िलहाल, और ये गोदावरी नदी के तट पे था। तो इससे हमें दक्षिण पुरा स्थल है, और यहाँ से हमें सिंधु सभ्यता के बारे में पता चला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त 6 बड़े नगर कौन कौन से थे? तो एक मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, बनवारी वाला था, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। ठीक है, तो ये 6 बड़े नगर थे, और एक नगर और था इसके अंदर, लोथल। ठीक है, लोथल भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और ये इस टाइम का बंदरगाह कहा जाता है। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? कैसी थी ये? ग्रामीण थी या नगरीय थी? ये थी नगरीय सभ्यता। ग्रामीण नहीं थी ये, नगरीय सभ्यता थी ये। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? देखो, बंदरगाह में आ गया ना, लोथल आ गया और सुतकोतदा आ गया। ये वहाँ के प्रमुख बंदरगाह थे। क्वेश्चन ऐसे ही आता है एकदम सीधा कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाहों में निम्न में से कौन सा स्थान है? 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें छांटना पड़ेगा फिर ये। ठीक है, तो नाम ध्यान रखेंगे इनका। फिर है, सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ से प्राप्त हुई है?
यह है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। अन्नागार क्या होते थे? यहाँ हम अनाज भर के रखते थे, अनाज का भंडार रखा जाता था यहाँ अन्नागार के अंदर, और ये वहाँ की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार। एक और चीज़ प्राप्त हुई थी वहाँ से, स्नानागार। बहुत बड़े बड़े स्नानागार भी मिले हैं, वे भी कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट, इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं भाई? जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट, इनके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। कालीबंगन से, और कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ, ठीक है, कालीबंगन। सीधा क्वेश्चन है, जुते हुए खेत का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, आंसर क्या देंगे हम? कालीबंगन। कालीबंगन। नर्तकी की कांस्य मूर्ति और वृहत स्नानागार, देखो ये आ गया है ना, अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला था, वृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति है वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। तो इससे पता चल रहा है कि इस टाइम के लोग क्या करते थे? डांस भी करते थे, डांस से भी मनोरंजन करते थे। ये मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? ये लोथल और चहुंदड़ो से मिला है। कहाँ से? लोथल और चहुंदड़ो से मनके बनाने का कारखाना। ओके, चलिए नेक्स्ट है, नगरों तथा घरों की विन्यास के लिए सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी पद्धति अपनाते थे? ये थी ग्रिड पद्धति। घरों को और नगरों को जो बनाते थे ना ये सिंधु सभ्यता के लोग, ये ग्रिड पद्धति सब बनाते थे इसको। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें क्या थीं? गेहूँ और जौ थी। मतलब ये था कि सड़कें और नालियाँ जो थी ना ग्रिड पद्धति में एक दूसरे को 90 के एंगल पे काटती थी, ये समकोण, ठीक है, 90 के एंगल पे काटती थी सड़कें और जो गलियाँ थीं। सिंधु सभ्यता की फसलें होगी गेहूँ और जौ। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सुतकोतदा, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं। किसके? घोड़े के अस्थि पंजर। घोड़े के अस्थि पंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा, कालीबंगा और लोथल से। सैंधववासी मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। एग्जाम में सारे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये अभी तक जितने भी मैं एग्जाम ये क्वेश्चन आपको पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ ना जो भी आपके साथ में, तो ये एग्जाम में पूछ लिए गए हैं सारे क्वेश्चन, और बार बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितनी बार इनका रिवीजन कर लोगे उतना अच्छा है, और इससे ज़्यादा एंशिएंट हिस्ट्री में करने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा डीप में घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जितना करा रही हूँ बस उतना कर लो। ओके, नेक्स्ट है, जुते हुए खेत और नक्काशीदार, ये करा दिया, देखो कालीबंगन से, दोबारा स्लाइड में लग गया है क्वेश्चन। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है, वृहत स्नानागार भी। मनके बनाने का कारखाना लोथल और चहुंदड़ो से मिला है। इसमें नया क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक थी, और कहाँ कैसे लिखी जाती थी? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है, कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी और दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को किसने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कहा है पिस्टल नहीं था, ये गलत लिखा गया, पिग्गट था, ये पिग्गट, ठीक है, पिग्गट ने कहा है। किसको जुड़वा राजधानी कहा है? किसको? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि पिग्गट ने किसे जुड़वा राजधानी, किन दो नगरों को जुड़वा राजधानी कहा है? तो बताना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता में उर्वरता की देवी किसे कहा गया है? धरती को। धरती को उर्वरता की देवी कहा गया है, मतलब इसकी भी लोग वहाँ पूजा करते थे। टेराकोटा क्या था? टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी को कहा गया है, ठीक है। और सिंधु सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? पूजा किसकी करते थे ये लोग? पूजा में ये मार्त देवी की पूजा करते थे, पशुओं में कुबड़ वाले सांड की भी पूजा करते थे, और एक इनके ये थे पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। ये इनके प्रिय देवता थे। कौन? पशुपतिनाथ। और उर्वरता की देवी धरती को मानते थे, उसकी भी पूजा करते थे। किस किस की? धरती की, पशुपतिनाथ, मार्त देवी की, और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन है, अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगन से। कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। यह एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, काली चूड़ियाँ इसका अर्थ है। और ये एकमात्र ऐसा शहर था जिसका निचला शहर किससे? किले से घिरा हुआ था।
सिंधु सभ्यता में युग्म समाधियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने की और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दफनाने की थी हड़प्पा में, जलाने की थी मोहनजोदड़ो में। पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति प्रचलित थी और यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ओके, एक ये स्लाइड है, इसमें दिया है कौन सा स्थल है, कौन सी नदी पे है, कब किसने खोजा है। ओके, चलिए देखो, अब ये है हमारी सिंधु सभ्यता के स्थल हैं और नदी मतलब कौन सा स्थल कौन सी नदी पे था, कब उसकी खोज करी गई और किसने उसकी खोज करी। ये कुछ इम्पोर्टेंट स्थल हैं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा हड़प्पा की खोज करी थी किसने? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की भी खोज करी थी और कब करी थी? 1921 में करी थी। वहाँ मैंने पीछे सन काट दिया ना, वो सॉरी उसके लिए, गलत हो गया है वो, लेकिन इन्होंने 1921 में उसकी खोज करी थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने। तो हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने। रावी नदी पे हड़प्पा, रावी नदी पे था ये और 1921 में इसकी खोज हुई थी। चलिए नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे है ये और किसने खोज करी थी मोहनजोदड़ो की? राखाल दास बनर्जी ने। और कौन से सन में करी थी? 1922 में। 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी और 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राखाल दास बनर्जी ने। तीसरा प्लेस है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की खोज करी थी गोपाल मजुमदार ने और चहुंदड़ो कौन सी नदी पे है? सिंधु नदी पे है और ये इसकी खोज करी थी 1931 में। ठीक है, गोपाल मजुमदार ने। फिर है कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो घग्गर नदी पे है और 1953 में इसकी खोज करी थी बीबी लाल और बीके थापर ने। कालीबंगन से रिलेटेड बताया था मैंने, कालीबंगन का क्या अर्थ है? काली चूड़ियाँ। इससे पिछली वाली स्लाइड में अभी बताया था मैंने इसका मतलब आपको। ठीक है, किसने खोज करी थी? बीबी लाल और बीके थापर ने। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्लेस है कोट दीजी। ये हो गया, बीके थापर ने करी थी कालीबंगन की। फिर है कोट दीजी। कोट दीजी जो है ये इसकी खोज करी थी फजल अहमद ने। कोट दीजी की खोज करी थी फजल अहमद और ये भी सिंधु नदी पे था कोट दीजी और 1953 में इसकी इन्होंने खोज करी थी। रंगपुर जो है मादर नदी पे है। 1953-54 में इसकी खोज हुई थी और ये करी थी रंगनाथ राव ने। रोपड़ सतलज नदी पे है और 1953-56 में इसकी खोज करी थी यगदत्त शर्मा ने। लोथल भोगवा नदी पे है और इसकी खोज करी थी रंगनाथ राव ने। 1955 में एक बार उत्खनन हुआ था यहाँ और एक बार हुआ था 1962 में। तो ये इम्पोर्टेंट प्लेस हैं जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे हैं वो मैंने आपको यहाँ नोट करवा दिए। और एक इम्पोर्टेंट है धोलावीरा। धोलावीरा ध्यान रखेंगे क्योंकि धोलावीरा अभी करंट में भी था। तो धोलावीरा की खोज किसने करी थी? इसको और नोट कर लेंगे, है ना, क्योंकि करंट में भी रहा है तो हो सकता है एग्जाम में भी पूछा जाए आने वाले। तो इसकी खोज करी थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रविंद्र सिंह बिष्ट। और कहाँ है धोलावीरा? गुजरात में है ये। ठीक है, गुजरात के कच्छ ज़िले में। ध्यान रखना है इसकी लोकेशन भी। और रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज करी थी। ओके, एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जैसे हड़प्पा है तो हड़प्पा की अब प्रेजेंट में लोकेशन क्या है? हड़प्पा जो है अब कहाँ है? ये पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान में कहाँ है? वो भी मोंटगोमरी ज़िले में है ये। ओके, कहाँ है? मोंटगोमरी ज़िले में। हड़प्पा पाकिस्तान के अंदर है, मोंटगोमरी ज़िले में है। ऐसे ही मोहनजोदड़ो जो है ये भी पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन ये कहाँ है? ये है लरकाना में। ओके, कहाँ है ये? लरकाना। ये थोड़ा सा इसकी लोकेशन का ध्यान रखना है एट प्रेजेंट में। चहुंदड़ो जो है ये सिंध प्रांत में है पाकिस्तान के। और कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, कहाँ है कालीबंगन? राजस्थान में है। और कोट दीजी कहाँ पे है अभी? ये भी सिंध प्रांत में ही है, खैरपुर में, सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर ही। और रंगपुर जो है ये है गुजरात के अंदर। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ पंजाब में है। ठीक है,
ये पंजाब में है, ये गुजरात के अंदर है, और लोथल कहाँ है इस टाइम? लोथल भी गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस थे। इनकी प्रेजेंट लोकेशन भी ध्यान रखेंगे, इनका सन और किसने इनकी खोज करी थी, और कौन सी नदी पे ये स्थल रहा है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और चलो ये तो मैंने सब आपको करा दिया। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड और प्रागैतिहासिक काल। इसमें मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वे सारे करवा दिए हैं। ओके, और आई होप इनसे जो मैंने जितना आपको ये पोर्शन करा दिया है तो उससे बाहर आपका क्वेश्चन, मैं उम्मीद करूँगी कि उससे बाहर आपका क्वेश्चन ना जाए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट हो सकता था वो सब करा ही दिया है ज़्यादातर। चलिए, तो आई होप आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।